नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अली खान महमूदाबाद। महमूदाबाद का नाम आपने सुना होगा। ये उत्तर प्रदेश में है, सीतापुर ज़िले में, और अवध के इलाके में आता है। इसकी बात और अभी बाद में करता हूं। पहले इस अली खान के बारे में जानिए। ये अशोका विश्वविद्यालय है एक, जिसमें ये लेक्चरर है। और अशोका विश्वविद्यालय के बारे में जान लीजिए, हमारे देश के बहुत सारे उद्योगपतियों ने फंड करके इस विश्वविद्यालय को बनाया है। और ये विश्वविद्यालय भारत विरोधी जो नैरेटिव बनता है उसका अड्डा है। आप समझ लीजिए इस देश के कितने उद्योगपति इस तरह का काम करते हैं। आपने डॉक्टर राजीव मल्होत्रा की किताब पढ़ी होगी, स्नेक्स इन गंगा। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से अमेरिकी विश्वविद्यालयों को हमारे उद्योगपति फंड करते हैं, जहाँ से भारत विरोधी और हिंदुत्व विरोधी एजेंडा चलाया जाता है। लेकिन उसकी बात फिर कभी करेंगे। अभी बात जो है अली खान महमूदाबाद की करते हैं। इसके परिवार का इतिहास जरा जान लीजिए। इसके दादा राजा महमूदाबाद जिन्ना के कट्टर समर्थक थे। 1940 में ये घूम घूम कर देश भर में प्रचार करता था जिन्ना का और मुस्लिम लीग का। और ये कहता था, बड़ा दावा करता था कि इस्लामिक देश पाकिस्तान बनाने का हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। और कहा कि गांधी और उनके साथी नहीं कर पाए, इसलिए कि महात्मा गांधी हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक हैं। ये विचार था इसके दादा का महात्मा गांधी के बारे में। और इस परिवार की कैसी कैसी और कैसे मदद करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की थी, ये समझ लीजिए। जो जिन्ना का समर्थक था, जो महात्मा गांधी और कांग्रेस के बारे में ये राय रखता था, उसका समर्थन किस तरह से या उसका बचाव या उसको आगे बढ़ाने की कोशिश मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की कांग्रेस ने किया। उसकी बात पर आता हूँ। इससे पहले जान लीजिए इस परिवार के बारे में थोड़ी और बातें। ये राजा महमूदाबाद जो है, जब विभाजन हुआ देश का, तो ये चला गया इराक चला गया। उसके बाद ये 1957 में आया पाकिस्तान। और इसको लगा कि जो है अब जिन्ना नहीं है तो मुझे बहुत बड़ी फिगर मान लिया जाएगा। वहाँ किसी ने पूछा नहीं। ये पाकिस्तान का नागरिक बन गया और वहाँ से निकला और ब्रिटेन चला गया। लंदन में इसने इंटरनेशनल इस्लामिक सेंटर की स्थापना की है और वहीं की नागरिकता ले ली, वहीं रहने लगा। और 1973 में इसकी मौत हो गई। ये लौटकर कभी भारत नहीं आया। लेकिन इस बीच में इसने अपनी पत्नी और बेटे को भारत भेज दिया। इसका बेटा आया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने महमूदाबाद से सीतापुर के टिकट दे दिया, अम्मार रिजवी का टिकट काट कर, और वो विधायक बन गया। वो शायद 2 बार विधायक बन गया। उसके बाद इसने दावा शुरू किया कि हम भारत के नागरिक हो गए हैं तो हमारी सारी संपत्ति हमको वापस मिलनी चाहिए। अब संपत्ति के बारे में जान लीजिए। 1962 और 1965 के युद्ध के समय एक एक्ट बना था, कानून बना था, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल। इस एक्ट के तहत जो भी दुश्मन की प्रॉपर्टी है, दुश्मन देश की, मतलब युद्ध के समय जो दुश्मन देश में था या दुश्मन देश का नागरिक था, उसकी सारी संपत्ति सरकार की संपत्ति यानी एनिमी प्रॉपर्टी होगी, कस्टोडियन के पास जाएगी। कस्टोडियन का मतलब सरकार के पास जाएगी। ये 1962 और 1965 में बना था। और उसके बाद जब युद्ध खत्म हो गया, 1962 का भी 1965 का भी, तो सवाल ये हुआ कि संपत्ति का क्या हो। तो 1968 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उस समय एक कानून बना और उस कानून के तहत ये कहा गया कि एनिमी प्रॉपर्टी जो है, किसी भी दुश्मन देश के नागरिक को भारत में संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। उसकी संपत्ति यदि है तो वो भारत सरकार की हो जाएगी। ये कानून बन गया पक्के तौर पर। तो इसकी सारी संपत्ति सरकार के पास चली गई, एनिमी प्रॉपर्टी हो गई, सरकार के पास चली गई। अब सवाल ये है कि संपत्ति इसके पास आई कहाँ से। 19वीं सेंचुरी में अंग्रेज़ों ने कुछ राजाओं को ग्रेच्युटी दी थी। उसमें से ये राजा महमूदाबाद भी था, जिसको संपत्ति मिली। इसको सीतापुर में बहुत ज़मीन संपत्ति है इसकी। उसके अलावा
लखनऊ के आसपास और ख़ास तौर से लखनऊ में, लखनऊ अगर आप गए हैं तो हज़रतगंज के इलाके में ज़रूर गए होंगे, वहाँ की हज़रतगंज की आधी से ज़्यादा संपत्ति इसके नाम है। ये वापस मांगने लगा। सरकार ने कहा कि भाई ये से मेरा मतलब है ये जो अली खान महमूदाबाद है इसका बाप जो है वो संपत्ति वापस मांगने लगा। सरकार ने कहा कि वो नहीं मिल सकती है आपको। फिर उसने जो है अपने पिता की विरासत के तौर पर मांगना चाहा। तो सरकार का बड़ा साफ स्टैंड था भारत का कि 1973 में उसके पिता यानी राजा महमूदाबाद इस संपत्ति के मालिक रह ही नहीं गए थे। 1962 और 1965 का डिफेंस ऑफ इंडिया रूल और उसके बाद 1968 में जो कानून बना, उसके बाद ये संपत्ति सरकार की हो गई, एनिमी प्रॉपर्टी हो गई। तो वो संपत्ति का मालिक ही नहीं रह गया, उसकी संपत्ति उसके बेटे को कैसे मिल जाएगी। तो जब 1973 में उसकी मौत हुई तब उस समय वो इस संपत्ति का मालिक नहीं था। तो जिस संपत्ति का मालिक नहीं था वो संपत्ति विरासत में उसके बेटे या उसके परिवार को कैसे मिल सकती है। तो ये मामला जो है, अब आप देखिए हमारा सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम करता है, आप सुनेंगे सर पीट लेंगे। मतलब ये हमारे जैसे व्यक्ति को, जिसको कानून की सामान्य सी भी समझ नहीं है, उसको भी सुन के लगता है मतलब खून खौलने जैसा लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, बेटा जो है वो भारत का नागरिक बन गया है तो अब उसको संपत्ति दे देना चाहिए। सरकार ने कहा कि कैसे दे देंगे, जिस संपत्ति का वो मालिक ही नहीं था वो संपत्ति उसके बेटे को कैसे मिल जाएगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको संपत्ति दे दी जाए इसके पिता की, और जो लोग 1920 और 1930 से किराएदार थे इस संपत्ति पर, उन सब से कहा गया कि खाली करके पोजीशन दे दो उनको। बड़ा हंगामा मचा। उस समय जब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो चिदम्बरम थे गृह मंत्री। चिदम्बरम कानून के जानकार हैं, उनको समझ में आ गया कि कानूनी रूप से ये संभव नहीं है। तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर को निरस्त कर दिया, रोक लगा दी या पलट दिया, जो भी कहना चाहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अचानक लगा कि भाई ये तो हमारे वोट बैंक का सवाल है, ऐसा कानून कैसे बना सकते हैं। भले ही वो दुश्मन देश का नागरिक रहा हो, भले ही वो दुश्मन देश में चला गया हो, भले ही वो देश का दुश्मन रहा हो, लेकिन वो मुसलमान है, उसकी संपत्ति कैसे ले लेंगे। तो वो ऑर्डिनेंस जो आया था वो लैप्स कर गया। सरकार उसको जो है कानून में नहीं बदल पाई या बदलना नहीं चाहा। उसको लगा कि इससे मुस्लिम सेंटिमेंट और उसका वोट बैंक उस पर असर पड़ेगा। अब आप समझिए किस हद तक कांग्रेस जाती है। तो उसके बाद ये हुआ कि सारी संपत्ति फिर इसके नाम हो गई। इसके नाम मतलब ये जो अली खान महमूदाबाद है इसके परिवार के नाम। तो जब 1914 में सरकार बनी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की, तो सरकार ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। सरकार इस पर एक ऑर्डिनेंस लेकर आई तुरंत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए, और उसके बाद जो है कानून लेकर आई। और कानून के तहत ये देखिए, जो 1962 का 1965 का डिफेंस ऑफ इंडिया रूल था, उसके बाद 1968 में जो कानून बना, उसके हिसाब से दो देश दुनिया के, चीन और पाकिस्तान दुश्मन देश है। ये हमारे देश का कानून कहता है। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है अगर चीन या पाकिस्तान को आप दुश्मन देश कहें, उनको बड़ा बुरा लगता है। लेकिन अगर वो देश के कानून को नहीं मानना चाहते तो फिर उनकी मर्जी है, लेकिन उनके न मानने से तो कानून बदलने वाला नहीं है। और उस कानून के मुताबिक चीन या पाकिस्तान का कोई नागरिक भारत में संपत्ति नहीं अर्जित कर सकता, संपत्ति नहीं रख सकता, उसको इसका अधिकार ही नहीं है। अगर उसके नाम से कोई संपत्ति है तो वो भारत सरकार की हो जाएगी। ये बड़ा स्पष्ट है उस कानून में। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट भी और कांग्रेस पार्टी भी और उसकी सरकार ये एनिमी प्रॉपर्टी, दुश्मन की जो संपत्ति थी जो सरकार की हो गई, उसको वापस उस दुश्मन को देना चाहते थे, और लगभग दे ही दिया था।
अगर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार न बनती तो ये हो गया होता। जब सरकार तैयार है, सुप्रीम कोर्ट तैयार है, तो फिर रोकने वाला कौन है? लेकिन इसी बीच में कांग्रेस सरकार एक और कानून लेकर आई कि ऐसी संपत्ति के मामले में, और जब भारतीय जनता पार्टी विधेयक लेकर आई तो उसमें कांग्रेस का जो संशोधन था उसमें भी वो बात कही गई कि इस मामले में जो है सक्सेशन एक्ट लागू होना चाहिए कि भाई जो जिसकी संपत्ति है उसके न रहने पर उसके वारिसों को वो संपत्ति मिल जाए। तो ये कानून तो नहीं बना पाई कांग्रेस पार्टी, बहुत ज़बरदस्त विरोध किया भारतीय जनता पार्टी ने, कुछ और पार्टियों ने भी। लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी कानून लेकर आई तब कांग्रेस की ओर से सुझाव था कि इसमें जो है ख़ासतौर से राजा महमूदाबाद वाले मामले में सक्सेशन एक्ट लागू किया जाए। अब सवाल ये इस पर अच्छा खासा भाषण है उस समय के केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री अरुण जेटली का राज्यसभा में। बहुत विस्तार से उन्होंने इस पूरे मामले को समझाया है। उन्होंने कहा कि 1973 में जब मौत हुई राजा महमूदाबाद की तब वो इस संपत्ति का मालिक ही नहीं था। तो जिस संपत्ति का मालिक नहीं था उसकी विरासत का सवाल कहाँ से आ गया? और उन्होंने कहा कि ये अगर आप कर देंगे, इस तरह का कानून बना देंगे तो ये तो ऐसे मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि हमारा परिवार जो है पाकिस्तान से बंटवारे के समय आया भागकर, तो क्या हमको भी ऐसी सुविधा मिलेगी जितने लोग पाकिस्तान से आए थे हिंदू, कि उनकी जो संपत्ति थी वो उनके वारिसों को मिल जाएगी? तो ये एक तरफा कानून कैसे चलेगा? लेकिन कांग्रेस पार्टी जब भी मामला मुसलमान का आए, उसके वोट बैंक का आए, तो उसकी सोच बदल जाती है, उसका बोलने का ढंग बदल जाता है। वो अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। ये जो अली खान महमूदाबाद है, इसने अभी भारत पाकिस्तान के बीच में जो कुछ चल रहा है उस समय भारत के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट की है, जिसके आधार पर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस पार्टी को बहुत तकलीफ हो रही है, तमाम सेकुलरिस्टों को बहुत तकलीफ हो रही है, और ये घोषणा की जा रही है कि इसको गिरफ्तार इसलिए किया गया कि ये मुसलमान था। यानी अगर मुसलमान है तो देश के विरोध में बोले, उसको कुछ नहीं बोलना चाहिए। तर्क देखिए कि इसलिए गिरफ्तार किया गया कि ये मुसलमान है। अदालत ने इसको रिमांड पर भेज दिया, 2 दिन की रिमांड शायद दी। तो अदालत क्या कह रही इससे भी मतलब नहीं, लेकिन चूंकि सिर्फ इसलिए कि वो एक खास समुदाय से संबंध रखता है इसलिए उसको देश के विरोध में बोलने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ये तर्क है ऐसे लोगों का, ऐसे सेकुलरिस्टों का और ऐसे भारत विरोधी नैरेटिव बनाने वालों का। तो इस पूरे मामले ने एक बार फिर इस मुद्दे को सामने ला दिया है कि जो भारत विरोधी था वो हमेशा रहेगा। वो भारत का समर्थक नहीं बन सकता है, वो भारत के हित की बात नहीं कर सकता है। तो ये जो अली खान है ये भी कभी भारत के हित में नहीं बोल सकता है। लेकिन आप देखिए कि इसके समर्थन में कौन कौन बोल रहे हैं, कौन कौन लोग इसका बचाव करने के लिए आ रहे हैं। इससे बार बार कहता हूं कि घर के दुश्मनों की पहचान बहुत ज़रूरी है। जब तक घर के दुश्मनों की पहचान करके उनका इलाज नहीं करेंगे तब तक परिस्थितियां नहीं बदलने वाली हैं। बाहर के दुश्मनों से मैं बार बार कहता हूं कि हमारी फ़ौज निपटने में सक्षम है, लेकिन घर के दुश्मनों से निपटने के लिए हमारे आप में एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और वो इच्छा शक्ति आती है शत्रुबोध से। शत्रुबोध होगा, इतिहास का बोध होगा, तभी हम इससे निपट पाएंगे। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।